हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले कालखंड में sp संकरण और sp2 संकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। आइए अब इस कालखंड के अंतर्गत हम मुख्यतः sp3 और sp3d और sp3d2 संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम sp3 ये तीसरा प्रकार का संकरण है के बारे में अध्ययन करेंगे। sp3 संकरण क्या है, संक्षिप्त में समझ लें। एक s और 3p। देखिए यहाँ पर 3p नहीं है, ये 3 का मतलब अलग है। यहाँ पर ऐसा 3p नहीं लिखना अपन ने। क्यों? क्योंकि तीसरा कोष का ही p होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये संख्या को बता रहा है 3p कक्षक भाग ले रहे हैं, यानी हम समझने के लिए p के 3 डिब्बा भाग ले रहे हैं। तो 3p कक्षक आपस में मिलकर क्या होगा, यहाँ से अब एक s है और 3p तो कुल मिलाकर के 4। इसको हम लिख सकते हैं चार संख्या भाग ले रहे हैं। तो 4 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को sp3 संकरण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, सरल उदाहरण मीथेन CH4। इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन, केंद्रीय परमाणु कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। यहाँ पर ये होगा 1s2 2s2 और 2p2। परमाणु क्रमांक 6 है, सॉरी एक मिनट, परमाणु क्रमांक 6 है। केंद्रीय परमाणु कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 1s2 2s2 और 2p2। अब यहाँ पर देखें, सबसे बाहरी कोष ये दूसरा कोष है, इसमें 2s है और 2p है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से क्रमशः पहला कक्षक और दूसरा कक्षक। ये पहला 1s को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंदर का कोष है, हमको केवल बाहरी कोष का ही चाहिए, क्योंकि हम संकरण में केवल बाहरी कोष के परमाणु कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। अब आगे चले, इसमें देखिए अभी तक केवल 2 ही अद्वित इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हम अणु को देखते हैं CH4। तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ में, और 1 हाइड्रोजन एक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, 1 सिग्मा। तो 4 सिग्मा बंध की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आगे हम इसको उत्तेजित कराएंगे इसमें। तो ये हो गया उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उत्तेजित में क्या करेंगे, जो युग्मित है यहाँ से देखिए 2s में, इससे हम मानिए इसका अर्थ ये होगा कि ऊर्जा दे करके जो युग्मित है इसको अयुग्मित कराया जाता है। तो यहाँ पर p के जो तीसरा कक्षक है, यहाँ पर ये प्रोन्नत हो गए, प्रमोशन जिसको कहते हैं। और s में अब यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन, पहले से p में 2 हैं, उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब यही s का जो युग्मित है ये p के जो रिक्त है उसमें पहुँच गया। इस प्रकार से 4 कक्षक में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब आगे की जो प्रक्रिया होती है वह संकरण है। इसको मैं आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, संकरण अवस्था। संकरण अवस्था में जो उत्तेजित अवस्था में अभी फिलहाल हम लिखे हैं उसी को यहाँ पर लिखा जा रहा है। S और ये p, s में 1 इलेक्ट्रॉन, अब p में 3 हो चुके हैं, अलग अलग कक्षकों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन।
अब इसको मिलाएं अपन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन इसके साथ में अतिव्यापन करने जा रहे हैं, तो चारों के चारों कक्षक संकरण में भाग लेंगे। पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक और एक चौथा कक्षक। इस प्रकार से चारों कक्षकों को मिला रहे हैं, जिसमें क्रमशः एक S है और P के तीनों हैं, अर्थात P3। तो ये संकरण हो गया यहाँ पर sp3 संकरण। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि 4 सिग्मा बंध बनाना है, 4 हाइड्रोजन के लिए 4 बंध चाहिए और 4 कक्षकों में हैं, इसीलिए 4 के 4 पूरे यहाँ पर कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। और इस प्रकार से sp3 संकरित कक्षक, 4 नए sp3 संकरित कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। अब आगे इसमें है स्टेप अतिव्यापन अवस्था। अतिव्यापन अवस्था में अभी जो संकरण में भाग ले चुके हैं केंद्रीय परमाणु, एक S3P, इसको पुनः लिखें जो ऊपर में लिखा हुआ है, सेम जिस कक्षक में जितने टन है उसको पूरा लिख दें अपन। अब यहाँ पर अतिव्यापन हो रहा है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, चारों के चारों बंध बनाने भाग ले रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन इसको और समझें तो इसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक हाइड्रोजन में सेम जिसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और s कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं तो हमेशा इस सिग्मा बनाते हैं। तो ये पहला हाइड्रोजन, इसको अपन डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, ये बंध होगा यहाँ पर सिग्मा बंध। दूसरा हाइड्रोजन भी इसमें इस कार्बन के साथ में बंध बना रहे हैं, तो ये दूसरा सिग्मा बंध बन गया। तीसरा हाइड्रोजन तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में बंध बना रहे हैं, ये भी सिग्मा बंध बनेगा। और चौथा हाइड्रोजन, ये भी जो चौथा इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके साथ में बंध बना रहे हैं और ये भी सिग्मा बंध बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 4 नए सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और इसको चित्र के माध्यम से जब हम समझेंगे, एक बार पुनः समझ लेंगे, संकरण अवस्था में जितने कक्षकों को मिलाना है वो कितने सिग्मा बंध बनने जा रहे हैं उसके आधार पर है। तो 4 सिग्मा बनेंगे तो 4 कक्षक की, माने 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए चारों कक्षकों को यहाँ पर मिलाया गया है। अब आगे संकरण हो जाने के पश्चात अतिव्यापन कराएंगे। अब जितना बंध बनना है, जैसे उदाहरण के लिए मेथेन में 4 हाइड्रोजन 4 सिग्मा बंध बना रहे हैं, इस प्रकार से 4 नए सिग्मा बंध कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे इसको चित्र के माध्यम से जब समझेंगे तो यहाँ पर देखिए एक S है, P के 3 कक्षक, एक कक्षक प्लस प्लस लिख रहा हूँ मैं, दूसरा कक्षक और एक इस एंगल पर, क्योंकि हम जानते हैं P में तीनों अक्ष होते हैं, X अक्ष, अभी मान लीजिए PX है, PY है और एक PZ है। इसको हम मिला रहे हैं, संकरण कर रहे हैं। अब इसको जब मिलाएंगे तो इस प्रकार से चारों को एक साथ जब लिखते हैं तो इस प्रकार से इसका चित्र इस प्रकार बनता है। दो कक्षक, ये हो गया तीसरा कक्षक और ये हो गया यहाँ पर चौथा कक्षक। इस प्रकार से ये चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये 4 नए कक्षक हैं, 1 2 3 और ये 4। ये सभी के सभी केंद्रीय परमाणु कार्बन के हैं। कार्बन जो sp3 संकरित हुआ है, ये चारों के चारों, एक sp3 संकरित कक्षक, दूसरा sp3 संकरित कक्षक, ये तीसरा sp3 संकरित कक्षक और ये चौथा sp3 संकक्षक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नए संकरित कक्षक, तो ये चारों के चारों नए संकरित कक्षक हैं। इसी पर इस प्रकार से 4 नए कक्षक बने हैं। आगे इसमें होगा अतिव्यापन, उसी को मैं चित्र के माध्यम से मैं आगे बना रहा हूँ। इसमें इसी चित्र के आगे में है, अभी तक इस प्रकार से चित्र बना हुआ है संकरण में।
sp3 संकरण, ये 4 नए संकरित कक्षक थे। अब यहाँ पर सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब 4 हाइड्रोजन में 1s हम सब जानते हैं हाइड्रोजन है। जब परमाणु क्रमांक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s1 अर्थात 1s और s की आकृति गोलाकार होती है। तो 4 हैं, 1 2 3 और 1 4। ये चारों के चारों हाइड्रोजन हैं। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसके साथ कार्बन के साथ बंध बनाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी युग्मित हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये सभी में ठीक इसी प्रकार से बना हुआ है। और हाइड्रोजन है, ये s कक्षक जब अतिपावन भाग लेते हैं तो बंध कौन सा बनता है? सिग्मा बंध। तो इस प्रकार से 4 नए सिग्मा बंध का निर्माण होगा। इसी को हम यहाँ पर बंध कोण देखते हैं अधिकतम यहाँ पर। तो बंध कोण होता है 109.28 या इसी को संक्षिप्त में कहें तो 109.28 अंश, एक ही काम है। तो इस प्रकार से मीथेन की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आकृति देखें अपन, आकृति तो ये चतुष्फलक की आकृति है। 4 फलक होते हैं इसमें, चतुष्फलकीय, जिसे अंग्रेजी में हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल। और इसका बंध कोण अभी मीथेन में हम पढ़ रहे हैं इसमें 109.28 अंश का। ये हो गया यहाँ पर मीथेन की अणु की आकृति। इसे हमने कक्षा 11वीं के चैप्टर में भी हमने अध्ययन किया है। तो केंद्रीय परमाणु कार्बन है, बीच में चारों हाइड्रोजन के साथ 4 बंध बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ और इसमें टॉपिक जोड़े जाते हैं, उसको भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ। एक यहाँ पर प्रतिशत लक्षण, इसका मतलब है कितने कक्षक आपस में जुड़े तो नया जो कक्षक बना उसमें कितना उसका परसेंटेज नया गुण में आया इसमें। तो जैसे यहाँ पर देखिए sp3 संकरण है तो कुल मिलाकर 4 कक्षक है, s के 1 कक्षक और p के 3 कक्षक, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 कक्षक हैं। तो क्या करेंगे, इसको 100 से पहले भाग दीजिए क्योंकि टोटल 100 भाग होंगे इसमें प्रतिशत के आधार पर। तो इसमें से 4 ही कक्षक हैं इसमें। तो एक हल करेंगे अपन, एक बार पुनः सुन लीजिए। 100 टोटल 100 भाग होंगे, उसमें से 4 कक्षक हैं इसमें, तो 4 भाग। यदि sp2 संकरण लिखते हैं तो sp संकरण होता है तो 1 s और 1 p, तो यहाँ पर बटा 2 हो जाएगा। sp2 लिखेंगे तो 1 s और 2 p अर्थात 100/3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर sp3 है तो 100/4 भाग देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 25 का मतलब है एक कक्षक 25% वहाँ पर पार्टिसिपेट हो रहे हैं या नए कक्षक में आ रहे हैं उपस्थित, उसके लक्षण दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे s के प्रतिशत लक्षण, जो नया 4 कक्षक बने हैं उसमें से। तो यहाँ पर एक क्या काम करेंगे, इसमें जो उत्तर आए इसमें इसको यहाँ पर इन कक्षकों से गुणा कर दीजिए। तो 1 गुणित 25 तो उत्तर आएगा यहाँ पर 25%, यानी 4 जो नए कक्षक बने हैं उसमें 25% s के लक्षण हैं। उसी प्रकार से p के प्रतिशत लक्षण, p जो कक्षक उसके 3 से गुणा करें, 3 गुणित 25 बराबर होगा यहाँ पर 75%, यानी जो 4 नए कक्षक बने हैं उसमें p का लक्षण 75% होगा और s के लक्षण 25%। इसी को हम दूसरे शब्दों में 1/4 भाग बोलते हैं और इसी को 4 में से 3 भाग अर्थात 3/4 लक्षण p के प्राप्त होते हैं। ये एक ही मतलब 75% कहें चाहे 3/4 कहें।
25% एस के लक्षण कहें चाहे 1/4 एस के लक्षण, दोनों का आशय एक ही है इसमें। इस प्रकार से अन्य जो संकरण होंगे उसमें भी ठीक उसी प्रकार से जितने कक्षक भाग लिए हैं उसको हम भाग दे सकते हैं। जैसे sp संकरण की बात करा तो उसमें भागित 2 हो जाएगा, sp3 होगा sp2 होगा तो उसमें भागित 3 हो जाएगा, और जो उत्तर आएंगे उसको इस प्रकार से कक्षक जितने होंगे उससे हम गुणा कर सकते हैं। तो फिलहाल sp3 संकरण में s के लक्षण 25% और p के लक्षण 75%, जो 4 नए कक्षक बने उसमें। आगे अन्य कुछ उदाहरण और मिलेंगे हमको sp3 संकरण के, जैसे C2H6, इसे हम एथेन कहते हैं। इसमें भी sp3 संकरण प्राप्त होते हैं और इसके भी ठीक उसकी आकृति और बंद कोण वैसे ही होते हैं जैसे हम मेथेन के बारे में पढ़े हैं। चतुष्फल की आकृति और बंद कोण 109.2 आटम्स के। ऐसे और ढेर सारे उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल ऐसे अणु की बात कर रहे हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु के साथ केवल सहसंयोजक बंध ही हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं हैं। हम ऐसे अणुओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब आगे चलेंगे sp3 संकरण के बाद में अगला जो संकरण है उसका नाम है sp3d संकरण। हेडिंग डालेंगे sp3, ये चौथा संकरण sp3d संकरण। परिभाषा क्या होगा? एक लगभग समान ऊर्जा वाले एक s, 3p और एक d, देखिए यहाँ पर नया जुड़ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा एक s तो है ही है, 3p भी हैं और d का एक ही है, तो एक d सिंगल अकेला d कक्षक। 2 d कक्षक भाग नहीं ले रहे हैं ना 3 d कक्षक भाग नहीं ले रहे हैं, केवल एक ही सिंगल है। एक d कक्षक आपस में मिलकर कितने नया बनाएंगे? जोड़ लीजिए, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं जिसे हम sp3d संकरण कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक मुख्य उदाहरण इसमें है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसमें 5 सहसंयोजक बंध बनने जा रहे हैं। इसमें केंद्रीय परमाणु है फास्फोरस, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से उसको मैं सीधा उसका इलेक्ट्रॉन में लिखूंगा। केंद्रीय परमाणु फास्फोरस, परमाणु क्रमांक 15, केंद्रीय परमाणु क्रमांक 15 है का मूल अवस्था, जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। ये तीसरा आवर्तक का है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3s2 3p3 3d0। अब इस प्रकार से ये 1s2 2s2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 1 पहला दूसरा कोई भाग नहीं लेंगे, इसमें 3 कोष हैं तो आखिरी कोष ही भाग लेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। अब यहाँ पर 3s में, 3p में और 3d में कितने कितने टान हैं हम इसको इस प्रकार से इंगित करेंगे। ये d में 5 कक्षक होते हैं इसलिए 5 डिब्बा बना लीजिए। s में अभी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, रिक्त है। अब क्या करना है हमको पर समझ लेना है, एक क्लोरीन एक बंध बनाते हैं सहसंयोजक बंध, तो 5 क्लोरीन तो 5 सहसंयोजक बंध बनेंगे, उसके लिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम अभी से तैयारी करते हैं इसमें 5 अयुग्मित। देखो अभी तक केवल 3 अयुग्मित है, तो इसको क्या करेंगे हम उत्तेजित करा करके जो युग्मित है उसको हम डी में ले आते हैं, तो उसको हम कहते हैं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित
अवस्था। और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं एक्साइटेड, इसके लिए ई, स्टेट के लिए एस। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसमें, तो आप अभी तक इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आइए हम इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के उत्तेजित अवस्था पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिखें। तो लिखिए, पी में पहले से 3 इलेक्ट्रॉन है युग्मित, 1 2 3। एक दो तीन चार पाँच, सॉरी, चलिए अब यहाँ से देखें, इस एस में जो युग्मित है इसको ऊर्जा दे करके अयुग्मित कराया जाता है, तो डी में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और एस में अभी 1 ही बच जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ये किस लिए है? क्योंकि 5 क्लोरीन संकरण के बाद में अतिव्यापन करेंगे, इसलिए संकरण के लिए नहीं है वो, अयुग्मित कराने के लिए। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पूर्ण पूरित हो, चाहे एक भी इलेक्ट्रॉन न हो, वो सभी के सभी संकरण भाग ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको अभी 5 क्लोरीन 5 अलग अलग एक एक बंध बनाएंगे, इसीलिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम इसको अभी उत्तेजित करा रहे हैं। आगे की जो अवस्था है वो है संकरण अवस्था। संकरण अवस्था, तो सेम इसी प्रकार से देख के लिखें। 3s में, 3p में और 3d में जितने जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसको देख के लिख लेते हैं। s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, d में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आगे की प्रक्रिया में संकरण को मिलाते हैं, संकरण प्रक्रिया। तो 1s 3p और 1d कक्षक ये आपस में मिलते हैं और मिल करके 5 नए संकरित sp3d संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, अर्थात इसमें sp3d संकरण पाया जाता है। अब आगे जब संकरित हो गए तब की स्थिति में आगे की जो कंडीशन होते हैं उसको हम कहते हैं अतिव्यापन अवस्था। अतिव्यापन अवस्था में ठीक इसी प्रकार से जितने जितने इलेक्ट्रॉन जिस जिस कक्षक में उसको पहले लिख लेते हैं। S में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में तीनों कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन है, D के मात्र 1 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको पहले लिख लेते हैं। अब यही जो फास्फोरस है केंद्रीय परमाणु जो sp3d संकरित हो चुका है, उसके साथ में जो साइड में क्लोरीन है ये आपस में इसके साथ में अतिव्यापन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन और आखिरी वाला है 5वां क्लोरीन। यदि क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम पाएंगे इसके 3pz, मैं अंतिम का लिख रहा हूँ 3pz, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है सभी के, वही अतिव्यापन में भाग लेगा। क्योंकि अतिव्यापन के लिए जरूरी है कि जो कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहा है उसमें मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस कक्षक में। यदि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वह कक्षक अतिव्यापन में भाग नहीं ले सकता, सहसंयोजक बंध नहीं बनाएगा। तो ये क्लोरीन जिसके 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह सभी में सेम उसी प्रकार मैं सभी को नहीं लिख रहा हूँ। ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार देखिए फास्फोरस के साथ में 1 बंध बनाया, दूसरा क्लोरीन फास्फोरस के साथ में दूसरा बंध बनाया, तीसरा क्लोरीन, इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे, ये चौथा क्लोरीन फास्फोरस के साथ बंध बनाया और ये 5वां क्लोरीन ये फास्फोरस के साथ में बंध बनाया। एक ही फास्फोरस से 5वां क्लोरीन, और इस प्रकार से बंध बनेगा वो सिग्मा बंध होंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4 और 5 नए सिग्मा बंध अस्तित्व में आते हैं। और इस प्रकार से PCl5 या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अणु का निर्माण हो जाता है इसमें।
अब इसी को हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसकी आकृति क्या होगी एक बार पुनः समझ लीजिए। केंद्रीय परमाणु फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 का मूल अवस्था में रिटायर्ड विन्यास अंतिम को लिखा जा रहा है 3s2 3p3 3d0। इसको हम इस प्रकार से लिखें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिक्त है। अब यहाँ पर चूंकि अभी तक केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 5 क्लोरीन बंध बनाने जा रहे हैं, तो इसमें 5 अयुग्मित की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर उसको हम उत्तेजित करा देते हैं, ऊर्जा दे करके जो युग्मित रहते हैं उसको हम अयुग्मित करा देते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा दिए तो यही जो 3s में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो 3d में इसका प्रोन्नत हो गया, जिसको अपन अंग्रेजी में प्रमोशन कहते हैं। इस प्रकार से 5 अयुग्मित बन गए। अब इसमें हो रहा है संकरण, इसमें एक s, तीनों p कक्षक और एक d कक्षक, 4 कक्षक भाग नहीं रहना आखिरी है, तो एक s 3p और एक d कक्षक संकरण भाग लिए तो नाम हो गया इसका sp3d संकरण। आगे जो संकरित हो चुके हैं इनके साथ में ये जो क्लोरीन है जिसके 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह इस फास्फोरस के साथ में 5 अलग अलग सिग्मा बंध बनाते हैं और इस प्रकार से एक PCl5 अणु का निर्माण होता है। इसकी हम ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब आगे लिखिए ज्यामिति, PCl5 की ज्यामिति। सीधा देखिए अपन आगे, ये फास्फोरस है, 5 क्लोरीन है, उसमें से 2 क्लोरीन इस प्रकार से, ये ध्यान समझेंगे इसमें, एक ऊपर तरफ और एक नीचे तरफ। एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन बिल्कुल उसी सीध में क्लोरीन दूसरा है। ये मुख्य तल है यहाँ पर, ये तल, इस तल के ऊपर में क्लोरीन, तल के नीचे में क्लोरीन। अब बचे 3, तो 3 जो है त्रिकोण में रहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रिकोण करने की इस प्रकार से ऐसा बनाया जा रहा है। इसमें ये देखिए इस प्रकार से त्रिभुज जैसे बना दिए। त्रिभुज यानी कि 3 कोण वाला, 3 भुजाएं हैं इसमें, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। ये 2 क्लोरीन तल के ऊपर और नीचे हैं, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। 3 क्लोरीन जो हैं इसमें त्रिभुज या त्रिकोण, त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर उपस्थित हैं और जो 2 क्लोरीन है तल के ऊपर और नीचे हैं और एक क्लोरीन आपस में मिले हुए हैं। फास्फोरस से सभी मिले हुए हैं, एक दूसरा क्लोरीन और एक तीसरा क्लोरीन, इस प्रकार से। इस आकृति को हम कहते हैं आकृति त्रिकोणी। देखो एक कोण, 2 कोण और 3 कोण, 3 भुजाएं में उपस्थित है, तो ये त्रिभुजी या त्रिकोणी कहते हैं। और साथ ही साथ देखिए ये जो ऊपर क्लोरीन और नीचे में क्लोरीन सबसे लास्ट में है, यहीं से अपन देखिए इसमें इस प्रकार से इसके साथ में, तो एक अलग से आकृति इस प्रकार से बनेगी। इसमें ये पिरामिड कहलाता है। पिरामिड सब जानते हैं, इस प्रकार से आकृति बनती है। देखिए पिरामिड जैसे आकृति, तो वैसा ही ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये फास्फोरस यहाँ पर है, इधर में क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ऐसा है इसमें यहाँ पर भी। तो एक पिरामिड ऊपर तरफ, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से अपन नीचे तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक पिरामिड बनने वाला है। तो यहाँ पर कुल मिला करके 2 पिरामिड बनेंगे, द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल अंग्रेजी में इसको कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति इसकी बनेगी। और इसका बंध कोण देखें अपन, बंध कोण, बॉन्ड एंगल। तो बंध कोण पहले समझ लीजिए एक एक करके। यहाँ पर ये फास्फोरस क्लोरीन को ऐसा इसमें है और यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इसको तल के ऊपर और तल के नीचे जो इसको देखें अपन, तो यहाँ पर देखेंगे यदि मान लो ये नहीं रहता है ये वाला कोण, तो कितना होता है यहाँ पर, ये 180 अंश का होता। लेकिन चूँकि यहाँ पर अब ये बंध बढ़ चुका है, इसीलिए यहाँ पर बराबर भागों बटा है, इसीलिए यहाँ पर ये 90 अंश का है,
ऊपर वाला ये समझ लीजिए। यहाँ पर जो बना है ये 90 अंश के हैं और ये भी 90 अंश के होंगे। तो इस प्रकार से बंद कोण 90 अंश प्रकार के तो हैं ही हैं, दो हैं। साथ साथ देखिए कि अब केवल त्रिकोण बचा, मैं केवल त्रिकोण की चर्चा कर रहा हूँ। इसमें एक फास्फोरस है, इस प्रकार से क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, 3 दिशाओं में ये इस प्रकार से उपस्थित है। इसको मैं अलग से बना रहा हूँ यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर यदि बात करेंगे इस प्रकार से तो टोटल 360 अंश है, लेकिन यहाँ पर एक की बात करेंगे यहाँ पर बराबर, तो 360 में 3 भागित करें क्योंकि 3 भागों में बंट गया है, तो कितना होगा 120 अंश। तो 3 कोण 120 अंश के बनेंगे। इसीलिए यहाँ पर दूसरा प्रकार भी है 120 अंश प्रकार के, माने 2 अंश 2 प्रकार के हैं, 90 अंश के भी हैं और 120 अंश के भी हैं इसमें। तो इसमें 2 प्रकार के बंद कोण पाए जाते हैं। अब आगे थोड़ा अपन चलते हैं इसमें और आगे, उसके प्रतिशत लक्षण एस के, पी के और डी के प्रतिशत लक्षण कितने कितने आएंगे। एस के प्रतिशत लक्षण, पी के प्रतिशत लक्षण और डी के प्रतिशत लक्षण, क्योंकि तीनों प्रकार के इसमें एस भी है, पी भी है, डी है। तो क्या करेंगे, इसको 100 में भाग दे दीजिए सीधा सीधा। देखिए इसको रब कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, 100 भागित 1 एस 3 पी और 1 डी जोड़ेंगे तो 5 कक्षक बनेगा। हल करेंगे 100/5 बराबर 20, यानी 1 कक्षक का योगदान होगा 20%। अब इसी को गुणा कर दीजिए। एस कितने यहाँ पर 1 हैं, तो 20 से कम 20, तो एस का लक्षण हो जाएगा ये 20%। उसी प्रकार से P देखिए 3 है तो 20 से गुणा कर दीजिए, 20 तिया 60% P के लक्षण होंगे। ठीक उसी प्रकार से D के मात्र 1 कक्षक हैं तो 20 से गुणा कर दीजिए, तो 20 से कम 20, ये जोड़ेंगे भी तो 100 हुआ, 20 60 20। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर जो नया 5 कक्षक बने उसमें S के लक्षण 20% आएंगे, P के 60% लक्षण आएंगे और D के 20% लक्षण आएंगे। ये हो गया यहाँ पर इसका आशय। जो नया 5 बना है उस नए 5 में से कौन कौन से कक्षकों का कितना कितना लक्षण आ रहा है परमाणु कक्षकों का, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसको कहते हैं अपन प्रतिशत लक्षण। अब आगे चलें अपन इसमें दूसरे प्रकार के संकरण। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यदि sp3d संकरण हो रहा है और 5 सिग्मा बंध बने और केंद्रीय परमाणु में कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तब की स्थिति में यहाँ पर उसकी आकृति हमेशा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा और बंद कोण हमेशा 90 अंश और 120 अंश वाले ही होंगे इसमें। ये यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे इसमें। अंतिम यहाँ पर देखें sp3d2 संकरण, ठीक इसी प्रकार से हमको बनाना है इसमें। अब आगे हेडिंग डालिए 5वां संकरण sp3d2 संकरण। परिभाषा क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से 1s 3p और 2d। देखो 2d नहीं लिखना है यहाँ पर, शब्दों में लिखना है 2, यानी 2d कक्षक भाग ले रहे हैं। ये आपस में मिल करके कितने होंगे, जोड़ लीजिए, 1 और 3 4, 4 और 2 6 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम sp3d2 संकरण कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण लेंगे। उदाहरण के अंतर्गत चूंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारे जो कोर्स में है केवल जिसमें सहसंयोजक बंध है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले को नहीं ले रहे हैं अपन, इसीलिए हम ऐसे उदाहरण ले रहे हैं जिसमें जितने कक्षक हैं उतने ठो नए सिग्मा बंध बनने चाहिए। ऐसे कोई यहाँ पर उदाहरण ले रहा है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर मुख्यतः SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। इसमें केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु सल्फर, जिसका परमाणु क्रमांक जिसे Z के द्वारा व्यक्त करते हैं 16 होता है। इसका मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, मूल
अवस्था, जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखें तो सीधा मैं आखिरी को लिख रहा हूँ मैं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 और 3d में 0 होगा। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के ठीक नीचे में 16वें वर्ग में है। तो लिखें यहाँ पर s में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और ये हो गया 4। आगे d में यहाँ पर देखिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें d रिक्त है। अब आगे चलें, अभी तक केवल 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक फ्लोरीन एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो 6 फ्लोरीन को 6 सहसंयोजक बनाने के लिए 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम इसको क्या कराते हैं, उत्तेजित कराते हैं। आगे है उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था में क्या करेंगे, हम इसको लिख देते हैं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिखिए यहाँ पर ये हो गया 3D। अब यहाँ से देखिए S में तो यहाँ P का मैं यहाँ पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से लिख रहा हूँ। अब यहाँ से जो P में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित हो जाते हैं और D में चले जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से P में 3 बन गए, D में 1 हो गया। इसी प्रकार से S का भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको अयुग्मित करा देंगे और एक D में इसका प्रमोशन हो जाएगा, तो S में 1 बच जाएगा। यहीं से आगे निकल गया, यहाँ से भी आगे निकल गया। इस प्रकार से आप देखें, गिने 1 2 3 4 5 और 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन गए। क्यों? क्योंकि 6 फ्लोरीन को 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए है, संकरण के लिए नहीं है। क्योंकि संकरण में तो कोई भाग ले सकता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो चाहे पूर्णपूरित कक्षक हो, चाहे उसमें कोई इलेक्ट्रॉन न हो। इसमें परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता। विशेष रूप से समझ लीजिए इसमें। अब आगे इसको हम अगला प्रोसेस इसमें होता है संकरण। इसको लिखेंगे हम आगे संकरण अवस्था। संकरण अवस्था में क्या करेंगे, जो ऊपर में लिखा हुआ है अभी उत्तेजित अवस्था वाले पद में, अभी वर्तमान में उसको लिखते हैं। S में 1 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन और D में 2 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके साथ में हम इसको संकरण कराएं, तो चूंकि 6 बंध बनने जा रहे हैं फ्लोरीन के साथ में, इसीलिए यहाँ पर 1 कक्षक, 3 कक्षक P के और 2 कक्षक D के। तो यहाँ पर लिखेंगे तो एक S हो गया, P के 3 और D के 2 कक्षक भाग लेंगे और 6 नए संकेत कक्षक का निर्माण करेंगे। तो ये हो गया संकरण का नाम sp3d2 संकरण। अब जब संकरण हो जाएगा तब के बाद में क्या होता है, अतिव्यापन होते हैं। अब अतिव्यापन अवस्था को लिखें अपन, अतिव्यापन अवस्था। ठीक उसी प्रकार से ऊपर को देख के लिखें कौन कौन से कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर S में 1 इलेक्ट्रॉन, P में एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, D में उसी प्रकार से 2 कक्षकों में 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन। अब एक फ्लोरीन है, ध्यान समझ लेंगे। 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, 5वां फ्लोरीन, 6वां फ्लोरीन। एक की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो इसको अब जब इलेक्ट्रॉन मास लिखेंगे तो 2pz, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है हर एक के। इसको मैं सभी को नहीं लिख रहा हूँ, ये क्लियर करने के लिए यहाँ पर। तो 1 फ्लोरीन 1 बंध बनाएगा, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, ये चौथा फ्लोरीन, सबको ऐसे डेट से बनाएंगे ब्रोकन लाइन में। ये 5वां फ्लोरीन और ये 6वां फ्लोरीन। इसको इस प्रकार से संकेत द्वारा बताया गया है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। ये 6 सिग्मा बंध बन रहे हैं 6 फ्लोरीन के द्वारा। इस प्रकार से SF6 अणु का निर्माण होता है। कौन से संकरण के माध्यम से, sp3d2 संकरण के माध्यम से। अब आइए हम उसकी आकृति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। इसमें मुझे लगता है ये शायद समझ आ गया होगा, पुनः एक बार समझ लीजिए। केंद्रीय परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक मास लिखे हैं, फिर चूंकि यहाँ पर अभी तक 2 ही युग्मित था और 6 युग्मित की जरूरत पड़ रही है अणु बनाने के लिए, इसलिए हम उसको उत्तेजित कराए हैं।
ये हो। उसके बाद फिर संकरण कराए हैं, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है, जितना सिग्मा बंध बनने जा रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पर अतिव्यापन हो गया। आगे यहाँ पर हम इसको समझेंगे, इसके अणु की ज्यामिति। हमारा उदाहरण इसमें SF6 अणु का है, जिसमें संकरण sp3d2 हो रहे हैं। अब आगे देखिए, जब भी sp3d2 संकरण होंगे और 6 सिग्मा बंध बनेगा, तब की स्थिति में आकृति इस प्रकार से एक चतुर्भुज बनाइए। इसमें सेंटर में आप लिखिए सल्फर, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे में, फिर 4 कोने बचे, चारों कोनों में एक एक फ्लोरीन को लिखिए। एक फ्लोरीन एक कोने में, दूसरा फ्लोरीन दूसरे कोने में, तीसरा फ्लोरीन तीसरे कोने में, चौथा फ्लोरीन चौथे कोने में। पहले ध्यान समझ लेंगे, एक तल के ऊपर और एक तल के पहले नीचे बना दिए। इस प्रकार से PCl5 को बनाते हैं, उसी प्रकार से। अब इस प्रकार से ऐसी आकृति को हम कहते हैं अष्टफलकी। इसमें गिनेंगे तो टोटल 8 फलक होंगे, तो इसका नाम होता है आकृति अष्टफलकी। अंग्रेजी में से कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा माने 8 से संबंधित होता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, इसका शेप होगा, और इसका बंध कोण तो एक दूसरे के साथ में हमेशा जब भी अष्टफलकी की बात किया जाएगा तो 90 अंश के ही होते हैं। सभी एक दूसरे के 90 अंश, जैसे हम यहाँ पर ज्यामिति बनाते हैं 90 अंश का, ऐसा ठीक उसी पर एक दूसरे के साथ, हमको ऐसे पता नहीं चल रहा है इसमें, लेकिन एक दूसरे के साथ में वो 90 अंश के होते हैं, बिल्कुल लंबवत होते हैं एक दूसरे के। तो ये किसी को भी लेंगे आप यहाँ पर, तो ये सभी के सभी एक एक भाग 90 अंश के प्राप्त होंगे इसमें। ये हो गया यहाँ पर। ऐसे हम इसको आगे इसमें प्रतिशत लक्षण की बात थोड़ा कर लें अपन। प्रतिशत लक्षण किसके किसके होंगे इसमें? तीनों का होगा, S का भी, P का भी और D के। मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ इसे। S के प्रतिशत लक्षण, P के और D के प्रतिशत लक्षण क्या क्या होंगे। तो क्या करेंगे, पहला इसको 100 से भाग दे दीजिए। टोटल 1, 3 और 2 कुल के कक्षक कितने बनेंगे यहाँ पर? 6 कक्षक। 6 से भाग दे देंगे तो 6 का भाग पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 16 6 का 96, 16 6 का 96, 4 बज गया शेष फल। अभी फिलहाल इसको हम दशमलव के शून्य उतारते हैं, भागी दे दें तो 6 के पहाड़ा पर 6 6 का 36, फिर बचेगा 4। इसी प्रकार से क्रमशः 16 में 6 आएंगे। एक कक्षक का है तो अब क्या करेंगे, आप इसको गुणा कर दीजिए। एक बार पुनः समझ लीजिए, 100 भागित कक्षकों की संख्या जितने कक्षक भाग रहे हैं इसमें, तो 6 है तो अब भागित देंगे जो उत्तर आएगा। जैसे भी sp3d2 में 6 से भाग दिए तो कितना आया? 16.6 आया। अब इसी को गुणा कीजिए, कक्षक हैं, देखिए एक कक्षक S का है तो यहाँ पर 16.6 आएगा। अब यहाँ पर 3 कक्षक हैं P के, तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये 3 से गुणा करेंगे तो 3 6 का, ऐसे हल करेंगे तो 3 6 का 18 हासिल आया 1, 3 6 का 18 और 1 19 का 9 हासिल आया 1, और 3 6 का 18 और 1 19 का 9 हासिल आया 1, 3 1 कम 3, 3 और 1 4। इस प्रकार से आया 49.98। ये प्रतिशत में सब, यानी जितने संख्या से गुणा कर दीजिए। ऐसे इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। 16.66 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हासिल आया 1, 6 2 6 का 12, 13 का 3 हासिल आया 1, 2 16 32 तो 2 से गुणा, 2 6 का 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1, और 2 1 कम 2 और 1 3। इस प्रकार 33.32 आएगा इसमें। इसको जोड़ेंगे भी तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मान मिलेगा। यहाँ पर आशा ये है कि जितने कक्षक भाग लिए हैं उतने में से 100 से भाग दे दीजिए, वो एक कक्षक का होगा। जितने जितने कक्षक उसको गुणा कर दीजिए। एक यहाँ 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, 2 है तो 2 से, जो आएगा उत्तर इसको लिखिए क्रम से।
ये हो गया हमारा यहाँ पर उसके प्रतिशत लक्षण। तो इस प्रकार से आज हमने इस कालखंड के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के संकरण sp3, sp3d, sp3d2 और 3 मुख्यतः इसी के बारे में हम संकरण के बारे में अध्ययन किए। आगे हम और जो अलग से आखिरी संकरण है, संकरण की दृष्टि से हम देखेंगे संयोजक बंध के आधार से sp3d3 संकरण और अन्य टॉपिक को लेकर के हम अगले कालखंड में पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।